अत्र शूरा महेशवासा भीमार्जुनसमायुधि युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथः धृष्टकेतुश्चेकितान् काशीराजश्च वीर्यवान् पुरुजित कुंती भोजश्च शैब्यश्च नरपुंगवः युधामन्युश्च विक्रांत उत्तमौजाश्च वीर्यवान् सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथः। बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर। ये श्लोक का संगीत सुनकर खुशी हो जाती है, खुशी मिलती है। तो इस प्रकार से हमने अपने महारथियों के नाम सुने और हमने कल इन महारथियों के नाम और जो हमारे भीतर ये महारथी बैठते हैं, इन महारथियों के नाम के माध्यम से हमने ये देखा कि जब एक मेडिटेटर, जब एक डिवोटी भगवान की तरफ चलता है या हम ध्यान साधना की तरफ चलते हैं, तो अंदर से ये जो आध्यात्मिक शक्तियां हैं ये धीरे धीरे उत्पन्न होने लगती है। तो एक बार हम जल्दी से इनके नाम और इनका जो डिपिक्शन है उसको हम एक बार ध्यान से सुनेंगे। हम सब हमारे भीतर उनके दर्शन करते हुए, जैसे यू धन डिवाइन डिवोशन, वो सामने खड़े हैं महारथी बनकर। एक तरफ हमारी पांडवों की सेना है जो डिस्क्रिमिनेटिव, जो हमारी फैकल्टीज हैं, और एक तरफ हमारी इंद्रियों की सेना। तो जो मन और इंद्रियों की सेना है वो कौरव है, और एक तरफ हमारे जो पांडवों की सेना है वो हमारी डिस्क्रिमिनेटिव, जो हम विवेक शक्ति से आकलन करते हैं ये क्या सही है क्या गलत है, वो वाली फोर्सेस हमारे सामने खड़ी, सत्य की तरफ जाने के रास्ते वाली ताकतें खड़ी। तो उन उन फोर्सेस में यूथन है जो हम, जिसको हम डिवाइन डिवोशन और समर्पण भाव, सरेंडर कर देना। जैसे एक ध्यानी जब रास्ते पे चलता है तो उसके अंदर ये भाव स्वतः ही उत्पन्न होता है। तो कहाँ से आता है? पीछे से आता है कि अब मुझे सब कुछ त्याग देना, अब मेरा बस यही एक रास्ता है, आध्यात्म का रास्ता। फिर है विराट, समाधि की अवस्था तक जाने का रास्ता जो हमें दिखाता है। फिर है द्रुपद, जो हमें मटेरियल डिजायर की तरफ से हटाकर वैराग्य की तरफ, विराग की तरफ लेकर जाता है। यानी कि जो हमारी इंद्रियां हमें खींचती हैं, धन, अर्थ, ऐसे इनकी तरफ, काम वासनाओं की तरफ, उससे हटाने के लिए एक महारथी आके खड़े होते हैं। उनका नाम है द्रुपद। धृष्टकेतु, जो हमारी जितनी भी नकारात्मक भावनाएं हैं उनको डट कर मुकाबला करने के लिए, क्योंकि बार बार इंद्रियां हमें उस रास्ते के ऊपर हमारे संस्कारों के साथ लेकर जाने की कोशिश करती हैं। जो हम रजोगुण में अपने जीवन को बिताते हैं, तमोगुण में अपने जीवन को बिताते हैं, तो वो फोर्सेस सारी खींचती हैं। तो उस वक्त एक शक्ति आकर खड़ी होती है जो दृष्टकेतु। फिर चेकितान है, जो बार बार याद कराता है कि तुम ब्रह्म हो, तुम ब्रह्म हो, तुम शरीर नहीं हो, तुम मांसपेशियां नहीं हो, तुम ब्रह्म हो। काशीराज, जो एक हमारी इंट्यूटिव, जो हमारी शक्ति है, जो हमारी कॉस्मिक इंटेलिजेंस है, वो काशीराज। पुरोजित, जो
आत्मसात करने की शिक्षा देती हैं हमें, कि अब हमने एक इंफॉर्मेशन ले ली कि हमें ध्यान करना चाहिए, फिर हम उससे आगे बढ़ते हैं, हम नॉलेज गेन करते हैं, ज्ञान की प्राप्ति करते हैं, और उसके बाद धीरे धीरे हम आत्मसात करने लगते हैं। हमारा जो भौतिक शरीर है, एस्ट्रल बॉडी है, कॉजल बॉडी है, हमारे सारे शरीर एक होने लगे, आत्मसात करने लगे। तो वो एक ऐसी शक्ति है जो पुरुजीत है। कुंती भोज, राइट पोस्चर, जो कल हमने बात की, कि हर एक दिशा का अपना महत्व है, कि किस दिशा में किस प्रकार से हमें बैठना है, हमें किस प्रकार से बिहेव करना है। शाप्या, पावर ऑफ मेंटल एडहेरेंस, कि हम अपने उस संकल्प के साथ जुड़े रहें कि हमें ध्यान करना है। जैसे हम सुबह उठते हैं, ना कुछ खाते हैं तो ज्यादा खा लेते हैं, ना उठते हैं तो थोड़ा और 5 मिनट सोने की इच्छा होती है। तो ये मन का जो संकल्प है, यानी कि जो शाव्या शक्ति है, वो कहाँ रहती है? हमारी मेंटल बॉडी में रहती है। इस प्रकार से अब हमें धीरे धीरे, जब हमें अपनी फिजिकल बॉडी का, फिर एस्ट्रल बॉडी का, कॉजल बॉडी का जब पता लगेगा, तब हमें ये शक्तियां भी पता लगेंगी कि ये शक्ति इस शरीर में रहती है, विद्यमान होती है, और हमारे सारे शरीर जागृत होने लगते हैं। युद्धमन्यु, लाइफ फोर्स कंट्रोल, यानी कि हमारी जो प्राण शक्ति है, वाइटलिटी है। और उत्तम ओजस, जो वाइटल सेलिबेसी है, यानी कि हमारा जो ओज है, हमारा तेज है। सुभद्रा का पुत्र अभिमन्यु, सेल्फ मास्टरी, जो हमें बार बार हमें मास्टर बनने की शिक्षा जब मिलती है कि अब तुम अपने आप के ही मास्टर। और उसके बाद द्रौपदी के पुत्र, जो हमारे पीछे स्पाइनल कॉर्ड है, उसके जो सेंटर्स हैं, मूलाधार से लेके और हमारे आज्ञा चक्र तक, ये सारे सेंटर्स द्रौपदी के पुत्र माने गए। यानी कि जब हमारी प्राण शक्ति चलती है तो अंदर से प्राण अग्नि उत्पन्न होती है, और हमारे सेंटर्स के अंदर वो वाइब्रेशंस पैदा होती है, स्पार्क होते हैं। तो हमारी जो जितनी भी नाड़ियां हैं वो विकसित होती चली जाती हैं, जो बाद में कॉजल बॉडी के साथ मिलती हैं। तो अब हम आगे चलते हैं, और फिर हमने ये देखा था कि दो फोर्सेस जो है, जो कॉस्मिक बैटल है, उसमें हमारी जो सेंस हैबिट है, जो हमारे संस्कार हैं पुराने, और सामने हमारी जो आध्यात्म के द्वार पर खड़े हुए सैनिक हैं, और इधर से इंद्रियों के सैनिक हैं, दोनों आपस में अब खड़े। अब यहाँ पर आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कि जो हमारी एस्ट्रल बॉडी है, एस्ट्रल बॉडी जो हमारा सूक्ष्म शरीर है, और कॉजल बॉडी जो हमारा कारण शरीर है, उसकी फिजियोलॉजी समझाई है। जैसे हमारी भौतिक शरीर के अंदर जो हमारी क्रियाएं होती हैं, इसी प्रकार से हमारे सूक्ष्म शरीरों की क्रिया के माध्यम से हम फिर ये समझ सकते हैं कि जितने भी हमारे महारथी हैं, ये कहाँ कहाँ विद्यमान होते हैं। तो आज हम इस बात को यहाँ पर समझेंगे कि हमारी एस्ट्रल बॉडी का जो स्वरूप है कि कैसा होता है, और कॉजल बॉडी का जो स्वरूप है वो कैसा होता है, ताकि हम आने वाले अगले दिनों में भीम कौन है, अर्जुन कौन है, जो 5 पांडव हैं ये कौन है, और ये महारथी कौन है, और कहाँ कहाँ रहते हैं। तो अब जब एक योगी बनने की हमारी योग परंपरा शुरू होती है, तो हम ये देखने लगते हैं मेडिटेशन के माध्यम से, यहाँ पर वो लिख रहे हैं कि फल मिलने लगता है। जैसे हम मेडिटेशन करते हैं तो हमें फल मिलते हैं मेडिटेशन। जैसे कभी कभी हमें लाइट दिखती है, कभी कभी हम जो भी सोचते हैं वो होने लगता है ना। कभी कभी हम जब मेडिटेशन करते हैं तो हमें कुछ खुशबू आती है। कभी कभी हम मेडिटेशन करते हैं तो हमें लगता है कि हमारे पास एक अलग तरह की शक्ति आ गई। तो ये जब फल मिलने लगते हैं तो हमारे अंदर की ही एक ईगो की जो अहंकार अंदर कहीं हमारे अंदर जो पुराने संस्कार में पनप रहा होता है, उसकी रियल जो आंतरिक लड़ाई है गहरे तल पर, वो शुरू हो जाती है। तो अब हमें
ध्यान से बात समझनी है हम सबको, स्वयं के भीतर जाकर, कि जैसे हम मेडिटेशन करते हैं हमें कोई तकलीफ आती है, हम देखते हैं अरे मेरे को तो थायराइड था, मेरा तो थायराइड ठीक हो गया मेडिटेशन करने से। तो अब हम एक एक्सपीरियंस शेयरिंग के माध्यम से एक दूसरे को बताते हैं, इससे हमें शक्ति मिलती है। लेकिन अंदर से कहीं वो जो मन है, मन के अंदर पड़े हुए जो अहंकार के बीज हैं, वो बीज फिर से विकसित होने लगते हैं। और ये अहंकार की जो लड़ाई है, उसको लड़ने के लिए ये महारथी खड़े होते हैं। ये महारथी जो आत्म तत्व की सारी सेना है, ये आकर खड़ी होती है। ये हमें बताती है कि अब तुम्हारा जो मन का संकल्प है, ये टेस्ट करना है। अब तुम्हारे ये जो चक्रास हैं, ये टेस्ट होने हैं, इनकी टेस्टिंग चल रही है। इनकी जो युद्ध है, उसमें अब दोनों सेनाओं का आपस में एक दूसरे की शक्तियां, वो एक दूसरे को देखती हैं। तो यहाँ पर वो ये बता रहे कि जैसे जैसे जब एक योगी अपनी उस परंपरा पे चलना शुरू करता है, तो भीतर के जो आत्मा और एक तरफ, और मन के जो भीतर के जो बीज हैं, जो अहंकार के बीज हैं, जो संस्कारों के, बुरे संस्कारों के जो बीज हैं, और जो हमारे बुरे विचार हैं, उन सब के बीज आप बड़े होने लगते हैं। और यही एक ऐसी जो आंतरिक लड़ाई है, जिसको कॉस्मिक बैटल बोला है, ये जन्म जन्म जो हम बार बार इस धरती पर आते हैं, वो किस प्रकार से मिट सकता है, उसके लिए ये महारथी डिपिक्ट किए गए हैं। तो योग जो शास्त्र है, वो एक संपूर्ण प्रकृति का विज्ञान है, जिसको कि एक हम यहाँ पे एक सिंबॉलिक तौर पे, जो ये सेना है, यहाँ पे ये हमारी आत्मा के गुणों को प्रकट करती है। और योग शास्त्र यहाँ पे ये बताया है कि योग आसन करना, प्राणायाम करना, ये नहीं होता। और ये भी नहीं होता कि कुछ हम अलग अलग तरह के एक्सपीरियंसेस करें, ये भी नहीं होता। योग जो है वो ये बताते हैं कि योग एक ऐसी विद्या है जो डिसिप्लिन के माध्यम से चलती है। जो हम नियम, जैसे हम रोज सुबह उठते हैं, रोज सुबह उठ के हम ध्यान करते हैं, फिर स्टेप टू स्टेप जाते हैं, हम अपने भौतिक शरीर से आनंद में कोश तक जाते हैं, उससे परे जाते हैं। तो एक डिसिप्लिन के माध्यम से ही हम योग शास्त्र या योग परंपरा को सीख सकते हैं। और जब हम उस योग परंपरा के एक भी स्टेप को सीख लेंगे, तो उसके बाद वो स्वतः ही योग शास्त्र बनने लगता है। और क्यों बनने लगता है, वो कह रहे हैं कि क्योंकि फिर आपका जो डायरेक्ट कनेक्शन है, वो भगवान के साथ, यानी कि यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस के साथ, या कृष्णा कॉन्शियसनेस, या क्राइस्ट कॉन्शियसनेस, या मोहम्मद कॉन्शियसनेस, इन सब के साथ होने लगता है। इसीलिए ये जो पीछे की जो दूषित जो हमारे संस्कार हैं, ये बार बार आगे हमें पीछे की तरफ खींचेंगे। इसीलिए इम्पोर्टेंट है कि हम ये जो बेसिक पार्ट है हमारा एस्ट्रल बॉडी का और कॉजल बॉडी का, हम इसको अंडरस्टैंड करें और प्रैक्टिस करें। उसके बाद ही हम यहाँ पे बता रहे हैं कि तभी आगे के श्लोकों को जाने का फायदा है। तो अब हम आते हैं हमारी जो योगिक फिजियोलॉजी है, जो एस्ट्रल बॉडी की और कॉजल बॉडी। तो कह रहे हैं कि जो बाह्य जगत है, वो हम भौतिक शरीर अपनी भौतिक आंखों से देखते हैं, तो ये और कुछ नहीं है। वो ये कह रहे हैं कि इनर्ट मैटर है, मतलब कि कोई क्रिया नहीं होती जहां पर। अब ये मतलब हम अंदर से ये जान रहे हैं कि भौतिक शरीर तो एक बहुत छोटा सा है, क्योंकि अब हम प्रैक्टिस के माध्यम से, और शायद इस 2026 के साल से जब से हमने अपनी ध्यान साधना शुरू की है, उसमें हम अपने स्वरूप को तो एटलीस्ट हम पहचानने लगे हैं, है या नहीं? कि हम अपनी एस्ट्रल बॉडी को, हम अपनी कॉजल बॉडी को, हम अपने प्राणमय शरीर को, मनोमय शरीर को, हम सब पहचानने लगे कि कितना विशाल हमारा प्राणमय शरीर है, एस्ट्रल बॉडी है, मनोमय शरीर है ना, और
सुप्रामेंटल बॉडी है, विज्ञान में शरीर है, कारण में शरीर है, और उसके बाद आनंद कितना बड़ा है और कितने इसके अंतर गुण हमारे अंदर छुपे हुए हैं, वो क्यों मतलब छुप गए या अंदर वो डोरमेंट हो गए, जो उभरे नहीं, क्योंकि हम भौतिक शरीर में ही रह रहकर उसी की हमारी कंडीशनिंग हो गई। तो कह रहे हैं कि जो बाह्य जगत है वो एटम से लेकर यानी कि अणुओं से लेकर मनुष्य तक, ये सारा जो भौतिक संसार दिख रहा है, उसके पीछे जो एक बहुत बड़ा कारण है वो एस्ट्रल वर्ल्ड है। एस्ट्रल वर्ल्ड की जो सूक्ष्म वाइब्रेटरी फोर्सेस होती हैं, जो एनर्जी फोर्सेस हैं, उसी के माध्यम से बाह्य जगत प्रकट होता है। अब बाह्य जगत जब प्रकट होता है, इसका मतलब ये हुआ कि कहीं पीछे की जो वाइब्रेटरी, जो सूक्ष्म तरंगे हैं, उनके माध्यम से बाह्य जगत प्रकट हुआ। तो हम ये अंदर से विजुलाइज करते रहिए कि अगर मैं पूरी सृष्टि को देख रहा हूँ, कुर्सी को, मेज को, पेड़ पौधों को, जानवरों को, तो इनके पीछे जो भी जानवर आया, जो भी पेड़ है, उसके पीछे एक एनर्जी है, और वो एनर्जी का समूह है, जो जैसे हम बार बार क्वांटम में एनर्जी पैकेट्स बोलते हैं। उन्हीं के माध्यम से, ये एस्ट्रल वर्ल्ड के माध्यम से ही ये फिजिकल वर्ल्ड आया। अब वो कह रहे इससे भी सूक्ष्म एक और जगत है जो कॉजल वर्ल्ड है, और एस्ट्रल वर्ल्ड को कौन शक्ति देता है? वो कॉजल वर्ल्ड शक्ति देता है। यानी कि अगर हम अपनी मनुष्य की बात करें तो कॉजल बॉडी की शक्तियों से एस्ट्रल बॉडी बनी, और एस्ट्रल बॉडी की शक्ति से हमारा भौतिक शरीर बना। तो कुछ ये महारथी एस्ट्रल वर्ल्ड में, कुछ ये महारथी हमारे कॉजल वर्ल्ड में रहते हैं। और उससे भी अति सूक्ष्म एक और जगत है जिसको हम कॉन्शियसनेस वर्ल्ड बोलते हैं, यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस बोलते हैं, या कृष्णा कॉन्शियसनेस बोलते हैं। ये एक और अति अति सूक्ष्म जगत है। उन वाइब्रेटरी, उन तरंगों की शक्ति से हमारा कॉजल वर्ल्ड बना, कॉजल वर्ल्ड से एस्ट्रल वर्ल्ड बना, और एस्ट्रल वर्ल्ड से फिजिकल वर्ल्ड। तो अब क्या होता है कि ये जब बनते हैं तो एक मनुष्य जो है एक नमूना है, सिर्फ एक मतलब जैसे कीड़े मकोड़े हैं, ऐसे ही इतने बड़े उस कॉन्शियसनेस के वर्ल्ड से, कॉजल वर्ल्ड से, एस्ट्रल वर्ल्ड से फिजिकल वर्ल्ड तक आते आते अनेक जो बीइंग्स हैं, उनमें से मनुष्य भी एक आदर्श नमूना है, एक उदाहरण है सिर्फ, कि भाई हाँ तुम हो यहाँ। और एक साधारण मनुष्य की जो जिंदगी है, जो हमें सिर्फ एक फिजिकली दिखती है, वो उसकी अपनी जिंदगी, उसकी अपनी योग्यता, उसकी अपनी समझ, दूसरों के साथ बात करना, दूसरों के प्रति वो निरीक्षण करता है, जो परसेप्टर बोला है, परसेप्टर जो हम द्रोणाचार्य को बोलते हैं, परसेप्टर यानी कि जो संस्कार हैं हमारे पुराने, जो निरीक्षण करते, परसीव करने की जो क्षमता है, वो हमारे पुराने संस्कारों की वजह से हम दूसरों का आकलन करते हैं। हमारे पुराने जो संस्कार हैं, उन्हीं की वजह से हम दूसरों को अलग अलग तरीके से, हर व्यक्ति अपने तरीके से दूसरे का आकलन करता है कि वो ऐसा है, वो ऐसा है ना। वहां पे उदाहरण दिया है कि भी रोज है, जैसे गुलाब का फूल है, तो हम गुलाब ही देखते हैं, बस वही एक हमारा, इतनी सी हमारी क्षमता है। लेकिन गुलाब के अंदर उसकी खुशबू, उनकी पत्तियों का रंग, उनकी पत्तियों की शेप, वो कैसा है, ये हमारे खुद के स्वयं के अंदर के उस परसेप्टर पर आधारित होती है। तो कहते हैं कि ये जो सूक्ष्म ज्ञान उसके पास आता है, ये ज्ञान, ये उसकी ताकत, ये सब उसके पीछे की मनुष्य के जो उसकी एस्ट्रल बॉडी है, और उसकी जो कॉजल बॉडी है, और उसके पीछे उसकी जो कॉन्शियसनेस है, ये सारी जो उसके अंदर जो भी सोचने समझने की जो क्षमता आती है, वो उसकी इन तीनों पीछे के जो सूक्ष्म जगत है, वहां से उसको ये एबिलिटी मिलती है, उसको ये शक्ति मिलती है
कि हम किस प्रकार से सोचते हैं। तो यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि हर मनुष्य एक यूनिक पर्सनैलिटी के साथ इस धरती पर आता है। तो जैसे हम नॉर्मली बात करते हैं कि जब हम आध्यात्म के सिद्धांत पढ़ते हैं, प्रिंसिपल्स ऑफ स्पिरिचुअलिटी, तो उसमें लिखा है कि हम वी आर मेड अप ऑफ इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज। तो हम किसी को भी अच्छा बुरा, ये जो आकलन है ये हमारी खुद की समझ से होता है। इसीलिए हमारी खुद की एक जो लिमिटेशन है, जो मन है और वो इंद्रियां हैं, वो अपनी लिमिटेशन के हिसाब से दूसरे व्यक्ति का आकलन करता है। तो इसीलिए यहाँ पर वो बता रहे हैं कि जो सोल है, जो किंग सोल है, उसके साम्राज्य को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब हमने ये बात समझ ली कि ये जो हमारा भौतिक शरीर है और इसकी जो क्रिएशन है और जो सस्टेनेबिलिटी, दो वर्ड यहाँ पर लिखे हैं उन्होंने कि एक तो क्रिएशन यानी कि जब हम प्रकट होते हैं भौतिक रूप में, और एक उसकी सस्टेनेबिलिटी यानी कि हमारी जन्म से लेकर मृत्यु तक जो हमारा सांस है, जब तक हम जिंदा रहते हैं, वो सारा पीछे से जो वाइब्रेटरी लेवल पर जो हमारी एनर्जी फोर्सेस हैं, उसके माध्यम से ये पूरा भौतिक शरीर एक इंस्ट्रूमेंट की भांति काम करता है। तो जो एस्ट्रल बॉडी है और जो उसकी शक्तियां हैं, अब वो कौन सी है? वो जो एस्ट्रल बॉडी है वो हमारी किस चीज से बनी हुई, ये अब हमें समझना है। जैसे कि एक पेन है और एक साथ में हम एक दूसरा पेन ले ले, जैसे ये एक पेन है, ये भौतिक शरीर है मान लो, और ये हमारा एस्ट्रल बॉडी, ये हमारी फिजिकल बॉडी है, ये एस्ट्रल बॉडी है। तो जैसे ये एस्ट्रल बॉडी है, ये भौतिक शरीर है और ये हमारा ब्रेन है, मान लो ये ब्रेन है। सेम ऐसे ही एस्ट्रल बॉडी के अंदर जो ब्रेन के सराउंडिंग में जो हमारा एरिया है एस्ट्रल बॉडी का, जो ऐसी एस्ट्रल बॉडी है, इसी तरह एस्ट्रल ब्रेन बोला है और कॉजल ब्रेन बोला है। तो जो हम सहस्रार बोलते हैं, ये हमारे एस्ट्रल ब्रेन का पार्ट है, जो किससे बना हुआ है? लाइट यानी कि किरणों से बना हुआ है। हम सहस्रार जो पेटल्स हैं, जो एनर्जी फोर्सेस से बना हुआ। तो एस्ट्रल जो बॉडी है, उसके पास जो शक्तियां हैं वो एक लाइफ करंट के रूप में रहती है। मतलब वहां पे भौतिकता कहीं नहीं है। एस्ट्रल बॉडी के अंदर सिर्फ एक वाइब्रेटरी फोर्सेस पे हमारा पूरा शरीर निर्मित। हम ऐसे उसको समझें, क्योंकि ये हम समझेंगे तभी हमें चित्रा और वज्रा नाड़ी हमें समझ आएगी। और ये अभी हमें समझ आ रही है, फिर हम बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो वो चीजें हमें महसूस होती है। ये जो लाइफ करंट है, और इसके साथ जो उन्होंने कहा है कि जो सूक्ष्म एनर्जी पैकेट्स हैं जिनको इलेक्ट्रॉन्स, तो उन्होंने लाइफ्ट्रॉन नाम दिया है। हम इसको बस सिंपल इतना समझे कि ये एक जो हमारे अंदर एक प्राण शक्ति जो बह रही है, ये हमारी एस्ट्रल बॉडी का पार्ट है। तो ये क्या करते हैं, ये जो लाइफ फोर्स है, ये धीरे धीरे हमारे भौतिक स्तर पे हमारे हर एक सिस्टम के अंदर रमने लगती है, जाती है, वो कनेक्ट होने लगती है। जैसे हर एक सेल के अंदर, जीन्स के अंदर, डीएनए के अंदर, क्रोमोसोम्स तक, गहराई के तल पर जहां कहीं भी एक एक चप्पे चप्पे के अंदर ये एस्ट्रल बॉडी जो है, वो उसके जो लाइफ करंट्स हैं वो वहां पे पहुंच जाते हैं। तो ये हमने पहले भी किया था कि जब हम सेल्फ लव की प्रैक्टिस कर रहे थे और एस्ट्रल बॉडी को समझ रहे थे कि जो फिजिकल बॉडी है, ये जो फिजिकल बॉडी है, जो चारों तरफ एस्ट्रल बॉडी है, उसके अंदर सिर्फ तैरती रहती है बस, क्योंकि ये चारों तरफ हमारे जो करंट है, और ये जो करंट है ये अलग अलग हमारी प्राण शक्ति के माध्यम से, जैसा हम सोचते हैं, बोलते हैं, विचार आते हैं, हमारे पुराने संस्कार हैं, उनके माध्यम से ही ये हम कठपुतली की तरह काम करते हैं। तो अब यहाँ पे ये बताया है कि जब जब
गर्भ की उत्पत्ति होती है, उसके कुछ दिन के बाद ही वो न्यूरल ग्रूव बनती है। वो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ये तो जब शुरुआत होती है, मतलब एक गर्भ बनना शुरू होता है, तब से एक न्यूरल ट्यूब बनती है, फिर उसके बाद वो ब्रेन बनता है, उसके बाद वो स्पाइनल कॉर्ड बनता है, और उसके बाद पूरा नाड़ी तंत्र फिजिकल बॉडी के ऊपर विकसित होता है। लेकिन अब हमें ये सोचना है कि ये जो पूरा एक नाड़ी तंत्र एक भौतिक स्तर पे जब बनता है, तो ये पीछे की जो एनर्जी फोर्सेस है, पीछे की एनर्जी फोर्सेस, यानी कि इसका मतलब जो न्यूरल ग्रूव बनी, जो ब्रेन बना, जो स्पाइनल कॉर्ड बना, ये सारी चीजें क्यों बन रही हैं? क्योंकि उसकी जो भौतिक शरीर है उसका, गर्भ का, उसके पीछे उसका एस्ट्रल बॉडी काम कर रहा है, और एस्ट्रल बॉडी के पीछे उसका कारण शरीर काम कर रहा है, और कारण शरीर के पीछे जो अति 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 सूक्ष्म जो कॉन्शियसनेस है, वो उसके पीछे काम कर रही है। यानी कि यहाँ पे सिर्फ इतनी सी बात हम समझें कि कोई एक छोटे से छोटा विचार भी अगर हम बुरा करते हैं, या हमारी कोई ऐसी कंडीशनिंग है, जो हमारे संस्कार बार बार प्रकट होते हैं, तो वो हमारी जितनी भी पिछले जन्म की कहानियां हैं, इनकारनेशंस के जो इम्प्रिंट्स हैं, वो हमारी कॉजल बॉडी के ऊपर इफेक्ट डालते हैं। और हमारे कॉजल बॉडी के जो भी एनर्जी पैकेट्स हैं, जो फोर्सेस हैं कॉजल बॉडी की, वो फोर्सेस हमारी एस्ट्रल बॉडी को मैसेज देती हैं, और एस्ट्रल बॉडी के मैसेज के बाद फिर हमारी फिजिकल बॉडी का निर्माण होता है। तो इस प्रकार से उन्होंने कहा कि ऐसे एक पूरा ह्यूमन ऑर्गेनिज्म बनता है, और वो धीरे धीरे बड़ा होता है, उसका निर्माण इस प्रकार से होता है। तो जैसे भौतिक शरीर पे एक मस्तिष्क, एक स्पाइनल कॉर्ड, नर्व पेयर्स, ये जो हमारा पूरा सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम है, उसी के समान एक एस्ट्रल बॉडी जो हमारी है, वो 24 घंटे हमारा काम करती है, और उसके पीछे हमारी जो कॉजल बॉडी है, जो कारण शरीर है, वो भी 24 घंटे, जब तक हमारी जन्म से लेके मृत्यु नहीं होती, तब तक वो साथ साथ पैरेलली काम करती रहती है। तो अब एस्ट्रल बॉडी के अंदर ये बता रहे हैं कि जो एस्ट्रल ब्रेन है, उसके अंदर हजारों पंखुड़ियां कमल की भांति खिली हुई होती हैं। ये एस्ट्रल ब्रेन, जब हम सहस्रार बोले, आज के बाद हम जो सहस्रार बोले, तो हम जब ये समझें कि ये एस्ट्रल बॉडी का पार्ट है, ये एस्ट्रल ब्रेन की बात है, क्योंकि यहाँ पे सारे चक्रास की बात है। तो वो किससे बना हुआ है? जो हमारा एस्ट्रल ब्रेन है, एस्ट्रल स्पाइन है, यानी कि अब एस्ट्रल ब्रेन और एस्ट्रल जो ये ब्रेन, ये सहस्रार है, और उसके नीचे नीचे ये सारे हमारे उसका स्पाइन है, जहां पे चक्रास की बात बताई गई है। तो एस्ट्रल स्पाइन और एस्ट्रल नर्वस जो सिस्टम है, ये सब एनर्जी और लाइट, प्रकाश से बना हुआ है। हम कई बार कहते हैं वी आर लाइट बीइंग्स, वी आर लाइट बीइंग्स, वी आर कॉस्मिक बीइंग्स, वी आर गॉड्स, है ना। तो हम ये जब बात करते हो तो इसका मतलब हमें ये पता है कि हम लाइट बीइंग्स हैं। और आजकल जो रिसर्चेस हैं, तो इतनी खूबसूरती से बताते हैं कि वी आर मेड अप ऑफ बायोफोटॉन्स। बायोफोटॉन्स के ऊपर बहुत रिसर्चेस आ चुकी हैं कि हम अपनी किरलियन फोटोग्राफी से हम अपने बायोफोटॉन्स की संरचना को पहचान सकते हैं, कि किस प्रकार से कैंसर आता है, न किस प्रकार से थायराइड आया, किस प्रकार से डायबिटीज आई। ये सब चीजें बायोफोटोन के माध्यम से आज की डेट में प्रिवेंटिव केयर के रूप में ये बहुत सारे अभी रिसर्चेस बाहर आ रही है। तो बायोफोटोन के ऊपर बहुत सारे रिसर्चेस हो चुके हैं। एक साइंटिस्ट है, कल मैं उनका नाम बताऊंगी या मैं ग्रुप में भेजूंगी, जिन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। वो ये कहते हैं कि वो तो ये बोलते हैं कि वी आर लाइट बीइंग्स ना, तो वो लाइट बीइंग्स इसलिए बोलते हैं कि बॉडी के अंदर जो हमारे इलेक्ट्रिक करंट हैं, वो हमारी पूरी शेप बता देते हैं, कि वो कहीं पर जो शेप है, अगर हम देखेंगे जहां पे बीमारी विकसित होनी होती है, एस्ट्रल बॉडी की बात हो रही है, तो वहां पे वो शेप्स जो हैं
वो अलग अलग तरह के शेप्स के माध्यम से पता लगता है कि इस बॉडी के अंदर कैंसर आने वाला है। और वो उससे पीछे जो है कॉजल बॉडी वो सारी फोर्सेस के माध्यम से एस्ट्रल बॉडी को चलाती है। यानी कि जो ये रथ दिखाया गया, भगवान कृष्ण सारथी के रूप में बैठे और वो सारथी के रूप में बैठ के उन पांडवों को की सेना के लिए सारथी बने हुए हैं। तो ये जो आ, आ, जो सारे कनेक्शंस हैं, जो वाइब्रेटरी फोर्सेस हैं, उनकी जो पकड़ है वो जो पीछे है वो हमारी कॉन्शियसनेस, कृष्णा कॉन्शियसनेस के पास होती है। और धीरे धीरे वो कॉजल बॉडी और उसके बाद एस्ट्रल बॉडी और फिजिकल बॉडी तक वो प्रकट होती है। तो इस प्रकार से वो ये कह रहे हैं कि जिस प्रकार से एक हमारी भौतिक शरीर का क्रिया शरीर है, हम उसको बोलते हैं हमारी फिजियो है, जैसे हमारे सारे सिस्टम्स काम करते हैं, ऐसे एस्ट्रल बॉडी की सारे सिस्टम्स काम करते हैं। वो हमारी वाइब्रेटरी फोर्सेस के ऊपर डिपेंड करता है। तो अब एक और खास बात है जानने की कि जो ये एस्ट्रल बॉडी है, जो हमारी 5 सेंसरी सिस्टम्स हैं और 5 जो मोटर सिस्टम्स, यानी कि जो हमारी कर्म इंद्रियां हैं, उसकी चाबुक जो है वो एस्ट्रल बॉडी के पास होती है। उसका जो चाबुक है यानी कि उसकी जो कमांड है वो एस्ट्रल बॉडी के पास होती है। तो हम इसको प्राण शक्ति, प्राणमय कोश और मनोमय कोश दोनों को कंबाइंड कर सकते हैं एस्ट्रल बॉडी समझने के लिए कि एस्ट्रल बॉडी क्या है। तो हमारा जो प्राणमय शरीर है, मनोमय शरीर है, जहाँ पे हमारी प्रवृत्तियां रहती हैं, वो दोनों एस्ट्रल बॉडी के पास वो उसकी कमांड रहती है। अब हम थोड़ा और आगे चलते हैं कि ये जो प्राण शक्ति है, जैसे आज हमने जो प्रैक्टिस की कि हमने सांस लिया और छोड़ा, तो ये जो प्राण शक्ति का फ्लो है, यहाँ पर वो ये बता रहे हैं कि जो भौतिक शरीर है उसमें 5 तरीके से प्रकट होता है ये प्राण शक्ति का। उसमें उन्होंने 5 शब्द दिए हैं कि क्रिस्टलाइजेशन, सर्कुलेशन, एसिमिलेशन, मेटाबॉलिज्म और एलिमिनेशन। ये आगे हो सकता है वो डिटेल में बताएं। तो अभी उन्होंने बस इतना ही बताया कि जो हमारा एस्ट्रल बॉडी के अंदर जो इलेक्ट्रिक करंट बहता है, उसके पास हमारी 10 इंद्रियों की कमांड होती है। और ये प्राण शक्ति के साथ साथ जो हमारे भौतिक शरीर पे जो ये सिस्टम्स हैं, जो सर्कुलेशन है, क्रिस्टलाइजेशन है, एसिमिलेशन है, मेटाबॉलिज्म है, एलिमिनेशन, इन सारी कमांड हमारे एस्ट्रल बॉडी के पास होती है। एस्ट्रल बॉडी की जो फोर्सेस है, यानी कि जो ब्रेन है, सहस्रार जो कमल की तरह खिला हुआ है, और जो पीछे लाइट करंट बह रहा है हमारे चक्रास में, उसके पास इसकी कमांड होती है। और सेम हम ऐसी बातें करते भी आए हैं कि जो सारा ब्लूप्रिंट है हमारा, हम आसानी से ये बात समझ सकते हैं कि जो भी कुछ सोचते हैं उसका पहले ब्लूप्रिंट लिखा जाता है। मैं तो उसको बोलती हूँ कि स्केच ऑन द वाइटल बॉडी, प्राण में शरीर के ऊपर हम स्केच करते हैं, लिखते हैं, है ना। और वो लिखते हैं और वो सारा लिखा हुआ हमारे फिर भौतिक शरीर पे प्रकट होता है। तो अब यहाँ पे वो बता रहे कि जो ये एस्ट्रल स्पाइन है, इसी के अंदर एक सुषुम्ना है, एक चमकती हुई नाड़ी है, एक लाइट फोर्स, मतलब दोनों तरफ हमारी इड़ा पिंगला है और बीच में सुषुम्ना है। और सुषुम्ना के भी अंदर 2 और सूक्ष्म नाड़ियां हैं जिनके अंदर बहुत अति सूक्ष्म चमक होती है। वो यहाँ पे कह रहे हैं कि एक लाइट की भांति वो हमेशा चमकती रहती है। जो आउटर कवरिंग है, जो कंट्रोल करती है, वो जो हमारी सुषुम्ना है, वो हमारे 7 चक्रों को कंट्रोल करती है। और हमारे जो 5 महाभूत हैं, उनकी क्रिएशन और सस्टेनेबिलिटी को भी मेंटेन करती है। यानी कि जो हमारे 5 महाभूत हैं भौतिक शरीर पे, जो हम 5 महाभूतों से बने हैं, उसका भी सारा कंट्रोल सुषुम्ना के पास, और जो वज्रा नाड़ी है और चित्रा नाड़ी है उसके पास ही कंट्रोल होता है। ये हम क्यों समझ रहे हैं? क्योंकि जैसे जैसे अब हम आगे बढ़ेंगे तो ये जो महारथी आएंगे तो फिर हमें आसानी हो जाएगी कि किस प्रकार से ये हमारी मदद करने के लिए कैसे कैसे हमारे किस शरीर को एक्टिवेट करते हैं
और किस एरिया को एक्टिवेट करते हैं, ये हमें पता लगेगा। तो अब मैं एक पिक्चर दिखाती हूँ, उसके बाद हम आगे चलेंगे। ये हमने कल ग्रुप में पिक्चर देखी थी, और ग्रुप में जो हमने पिक्चर देखी तो इसमें हमने सुषुम्ना, आप देख रहे हैं एक नंबर पर है, यानी कि बाहर की जो टनल है वो सुषुम्ना है। अब उसके अंदर अगर हम उस टनल के अंदर जा रहे हैं तो वो वज्र है, और उसके अंदर जा रहे हैं तो वो चित्रनी, ठीक है, चित्रा नाड़ी है। तो ये तीन जो नाड़ियां हैं ये हमारी एस्ट्रल बॉडी से संबंधित होती है। तो जब हम सांस लेते हैं, छोड़ते हैं, मेडिटेशन, एक डिवोटी जो है एक मेडिटेशन एक पहले आ, चाल चलता है, तो उस वक्त हमारी जो सुषुम्ना है वो वाइब्रेट होने लगती है। लेकिन जैसे जैसे हम ध्यान साधना में आगे बढ़ते हैं, वैसे वैसे वज्रा नाड़ी और चित्रा नाड़ी विकसित होने लगती है। और इसके ऊपर अभी तक एक साधारण मनुष्य के पास ये सारी शक्तियां हैं, लेकिन उसके ऊपर मन और इंद्रियों का आवरण है, और इंद्रियों को कंट्रोल करने की शक्ति हमारी एस्ट्रल बॉडी के पास पास होती है। तो जब हम सांस लेते हैं, छोड़ते हैं, तो हम ये देखें कि जैसे ही हम सांस भरते हैं, छोड़ते हैं, तो हमारे ब्रेन के अंदर कुछ ऐसे जैसे गूज बम्प्स होते हैं, ऐसी फीलिंग होती है। और ये हम सब महसूस करते होंगे कि जब हम मेडिटेट करते हैं तो हमारी कहीं बॉडी में सेंसेशंस होती हैं, कहीं वाइब्रेशंस होती हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारी सुषुम्ना नाड़ी और हमारी वज्रा नाड़ी, चित्रनी नाड़ी विकसित हो रही है। मतलब कि वो जो इलेक्ट्रिक करंट है वो धीरे धीरे हमारी 72,000 नाड़ियों तक पहुंच रहा है। तो और यही हमारी सेना है जो हमारी एस्ट्रल लेवल पर वो डिपिक्ट की गई है कि हाँ, अब तुम धर्म के रास्ते पर चल पड़े हो, एक योग परंपरा पर चल पड़े हो, तो अब मैं तुम्हारे साथ हूं। ये जो तीनों नाड़ियां हैं ये हमारी एस्ट्रल बॉडी की नाड़ियां, और जो ये इधर नाड़ियां दिखाई गई हैं, हस्त जीवा, गांधारी, अलम्बुषा, जैसे जैसे हम सांस लेते हैं तो वैसे वैसे हम ये मैंने एक छोटा सा ऐसे पिक्चर इसलिए दिखाया है कि हमें इसके माध्यम से ये समझे कि जैसे हमने सांस लिया और छोड़ा तो हमारी हस्त जीवा, यानी कि जो हमारी राइट आंख है उसके अंदर परिवर्तन होता है, ताकत आती है, हमारे देखने की एबिलिटी चेंज होती है, बढ़ती है देखने की एबिलिटी। जैसे गांधारी है, वो हमारी लेफ्ट नेत्र में जाती है। तो ये जो सूक्ष्म एनर्जी चैनल्स हैं, ये सूक्ष्म जो इलेक्ट्रिक करंट है, ये हमारी मतलब राइट आई को भी ठीक करेगा, लेफ्ट आई को भी ठीक करेगा, इतनी सूक्ष्म है। फिर एलम्बुषा है जो मुख में है ना। तो जो हमारी बीमारियां हैं, जो हमारी भौतिक स्तर पे हैं, वो हमारी एस्ट्रल बॉडी पे पहले ठीक होनी शुरू होती है। तो हमें कई बार अजीब लगता है कि अरे बीमारी हमारी कैसे ठीक हो गई, है ना। क्यों? क्योंकि हमारी जो ये सूक्ष्म इलेक्ट्रिक करंट है, ये करंट्स हमारी सूक्ष्म से सूक्ष्म नाड़ियों तक पहुंचती है। तो जैसे हस्त जीवा, गांधारी, अलम्बुषा, पूषा ना, यशस्विनी, वारुणा, शीता, शिवा, ये सब नाड़ियां हैं। ये पिक्चर में भेज दूंगी आप लोगों को, ये पूरी स्लाइड, तो आप इसको अध्ययन कर सकते हैं। और इसके अध्ययन से हमें बस एक शक्ति ये मिलती है कि अरे वाह, कि एक सांस लेने से इतनी शक्तियां हमारे पास आती हैं। हम आंख बंद करने से जब अपने सांस के साथ जुड़ते हैं तो इतनी शक्तियां हमारे पास होती हैं। तो इस प्रकार से हम ये बात समझ सकते हैं कि ये जो 36 प्रकार की जो नाड़ियां हैं, यानी कि पहले मोटी टनल हो गई, सुषुम्ना है, और उसके अंदर हमारी वज्रा और चित्रा नाड़ी है। और ये एस्ट्रल बॉडी की नाड़ियों की बात हो रही है अभी, कि हमारा किस प्रकार से एस्ट्रल बॉडी की फिजियोलॉजी हमें समझ आए।
और उसके साथ ये जो नाड़ियां हैं धीरे धीरे हमारे पूरे भौतिक शरीर के अंदर जो हमारा नर्वस सिस्टम है उसके साथ ये कनेक्ट होती है। तो हम सिर से लेके पैर की उंगली तक, हाथों की उंगलियों तक हर प्रकार से उस एस्ट्रल बॉडी के सूक्ष्म तंत्र के साथ जुड़े हुए होते हैं। ओके, उसके बाद हम आते हैं ब्रह्म नाड़ी पे। ब्रह्म नाड़ी जो पार्ट है वो हमारी कॉजल बॉडी का पार्ट है। ब्रह्म मतलब कि जहां पे फुल ऑफ कॉन्शियसनेस बह रहा है, उसका कोई दिशा नहीं है, वो चारों तरफ से फैली हुई है, उसकी कोई दिशा नहीं है। उसके पास सिर्फ वो किरणें हैं जो चारों तरफ फैली हुई हैं। और ब्रह्म नाड़ी जैसे हम सांस लेते हैं यहां से, तो ये अपने आप ही हमारे अंदर का सिस्टम दिखाया है कि किस प्रकार से ऊपर दिखा है। विसर्ग हम बोलते हैं, ओम शांति ही, ऐसे कई बार हमने एग्जाम्पल दिया है कि यानी कि अब हम अपने उस भौतिक स्तर से एस्ट्रल बॉडी से परे हो गए हैं, हम कॉजल बॉडी और हम अपनी उस कृष्णा कॉन्शियसनेस के पास या परम चैतन्य तत्व के पास पहुंच गए हैं। सेपरेशन होना कि हम अब उस भौतिक प्रवृत्तियों से अलग होते जा रहे हैं। तो ये एक ब्रह्म नाड़ी है जहां पे नाम चक्र नीचे लिखा है शून्यता। और ये कॉजल बॉडी का जो ब्रेन है वो ब्रेन है ब्रह्म का स्थान, ब्रह्म नाड़ी। जैसे कॉजल बॉडी का जो ब्रेन है वो कौन है, सहस्रार है ना, और पीछे स्पाइन है हमारे चक्रास। और हमारे फिजिकल बॉडी का जो ब्रेन है वो हमारा मस्तिष्क ब्रेन है, राइट हेमिस्फीयर है, लेफ्ट है, ये हायर ब्रेन है, ये मिड ब्रेन है, लोअर ब्रेन है, पीछे स्पाइनल कॉर्ड है, ये मेडुला है। ऐसे पूरा फिजिकल बॉडी का जैसे नमूना है, ऐसे ही हमारी एस्ट्रल बॉडी का भी एक हमारा पूरा बॉडी सेटअप है। तो जो जो वाइब्रेशंस हमारी एस्ट्रल बॉडी में आती है वही सेम वहां पे जाके हमारी फिजिकल बॉडी को एक्टिवेट करती है। और यही कॉजल बॉडी का। तो हम थोड़ा और आगे चलते हैं। तो ये जो पिक्चर है जो हम बार बार बोलते हैं, नाद उत्पन्न होती है, नाद उत्पन्न होती है, शब्द उत्पन्न होते हैं, स की आवाज आती है, ह की आवाज आती है ना, कुछ हमें कलर्स दिखते हैं, है ना, तीसरी आंख खुलती है। इसको हमें गलत इंटरप्रेट नहीं करना है। मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि हम इसको बहुत आराम से समझें, क्योंकि तीसरी आंख खुलना और ये सब बहुत डर लगता है इन चीजों से, कि हम जब साधना में आते हैं तभी हम इन चीजों की गहराई को समझ सकते हैं। तो जब हम सांस लेते हैं और छोड़ते हैं तो हमारे पूरे फिजिकल लेवल पर, पूरे एस्ट्रल बॉडी लेवल पे, यानी कि प्राणमय कोश पे, मनोमय कोश में, और पूरे कॉजल बॉडी पर यानी कि कारण में शरीर में सब जगह तरंगे उत्पन्न होती है। तो नीचे के जो शब्द हैं और यहाँ तक विशुद्धि तक, ये शब्द हमारे मोटे तौर पे हमें सुनाई देते हैं, लेकिन और सूक्ष्म स्तर पे जहाँ पे सिर्फ नाद रहता है, वो ऊपर आप देख रहे होंगे कि सभी सूक्ष्म तल पे वो नाद के रूप में, वो वननेस का भाव में हमें सिर्फ कुछ हम की साउंड सुनती है। तो ये एक ऐसी प्रैक्टिस है, जितनी हम ध्यान साधना करेंगे उतना ही हमारे अंदर की जो ब्रह्म नाड़ी है वो विकसित होने लगती है। और फिर हमें वो साउंड सुने ना सुने, शून्यता में जाएं और उससे परे हम बियॉन्ड टाइम जाने की उस रास्ते पे आ जाते हैं। तो इस प्रकार से ये साउंड्स हैं। और उसके बाद हम अपने चक्रास को एक बार देख लें, कि ताकि हम अपनी पूरी एस्ट्रल बॉडी को समझ सके। कि ऊपर से जब आप देख रहे हैं कि ये जो प्लेक्सिस हैं, ये सारे, ये हमारा सबसे ऊपर जो है सहस्रार है, जहां पर हमारी जो कारण शरीर है उसके अंदर तो ब्रह्म नाड़ी है, लेकिन जो हमारा एस्ट्रल बॉडी है उसके अंदर हमारा सहस्रार। तो ये अलग अलग भौतिक स्तर पे ये प्लेक्सिस होती हैं जो हमारे सारे चक्रास नाड़ी तंत्र को जोड़ते हैं। ये नाड़ी तंत्र को जोड़ते हैं, और जो यहाँ लिखा है गैंग्लियन होते हैं, इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं। जो भी मेरे मन के अंदर भाव आए वो सारी इंफॉर्मेशन कन्वे करते हैं। तो कन्वेयर है ये, कि कन्वे करते हैं। मान लो कि सेक्सुअल लेवल पे मुझे कोई भाव आया, तो मेरे सैक्रल रीजन में, कॉक्सिजियल रीजन में एक मैसेज जाएगा, और वो गैंग्लियन के माध्यम से, एस्ट्रल लेवल के माध्यम से मेरी
उस एरिया को एक्टिवेट करेगा। मान लो मुझे ईगो आ गया तो मेरे नेवल एरिया में इस तरह की वाइब्रेशंस होंगी और मेरे चारों तरफ के ऑर्गन्स को वो इफेक्ट करेंगी। जैसे ईगो आया, मुझे कड़वाहट हुई तो मेरे लिवर पेनक्रियाज के ऊपर इफेक्ट आएगा, है ना। मैं कभी कभी ज्यादा अपनी आत्मगलानी से भरती हूँ, गिल्ट आता है तो मेरे इंटेस्टाइनल पे ऐसे ये सब चीजें। अब धीरे धीरे हम जब गहराई में जाएंगे तो ये सब चीजें समझ आएंगी। किसी से हम द्वेष करते हैं तो हमारे हृदय चक्र के ऊपर इफेक्ट आता है ना। तो इस तरीके से पूरा जो हमारा ये चक्रास का जो सिस्टम है, ये हमारी एस्ट्रल बॉडी का पार्ट है। तो एस्ट्रल बॉडी के पार्ट अब हमें शायद ये एक हमारे अंदर ये पिक्चर आ गई। जब हम ध्यान साधना करेंगे तो ये सारी पिक्चर हमें अपने भीतर दिखेंगे। तो इस प्रकार से हम अपनी एस्ट्रल बॉडी को, अपनी कॉजल बॉडी को हम आराम से समझ सकते हैं, ताकि हम जब ध्यान करें और ध्यान साधना में आगे बढ़े तो फिर हम इसके माध्यम से अपनी सुषुम्ना और वज्रा और चित्रा नाड़ी को हम एक्टिवेट कर सकते हैं। अब हम थोड़ा सा और आगे चलते हैं, उसके बाद फिर हम यहाँ पे खत्म करेंगे। तो इस प्रकार से हमारी तीन चीजें, फिजिकल बॉडी जो मांसपेशियों से बनी है, एस्ट्रल बॉडी जो हमारी प्राण शक्ति, और लाइट जो लाइट, इन्होंने लाइफ ट्रॉन्स बोला है कि जो लाइफ एनर्जी है और उसके साथ कुछ इलेक्ट्रिक करंट के रूप में जो प्रस्तुत होती है वो एस्ट्रल बॉडी है। और उसके बाद जो कॉजल बॉडी है वो हम कितने कॉन्शियस होते हैं, जो हम कितने कॉन्शियस है उसके आधार पे वो बनी हुई है। तो अब वो ये और बता रहे हैं कि जो ब्रह्म नाड़ी है उसकी कोई कवरिंग नहीं होती। जैसे अभी बताया कि जो ब्रह्म नाड़ी है पूरा प्रकाश चारों तरफ फैलता है, ये वाला प्रकाश नहीं, दूसरा प्रकाश है। जैसे हम बुद्धि की बात करते थे, ये वाली बुद्धि की बात नहीं है, कॉस्मिक इंटेलिजेंस की बात। तो इस प्रकार से ये जो ब्रह्म नाड़ी है वो एक स्ट्रॉन्ग करंट ऑफ कॉन्शियसनेस है, जिसको द इनसाइड बोला है। आने वाले समय में जब हम भगवान कृष्ण के बारे में पढ़ेंगे तो वहां पे द इनसाइड वर्ड यूज होगा। तो हमें ये पता होना चाहिए कि द इनसाइड का मतलब ये है कि स्ट्रॉन्ग करंट ऑफ कॉन्शियसनेस, यानी कि चेतना किस प्रकार से विकसित होती है। जैसे हम ध्यान साधना करते हैं तो अब हमें एस्ट्रल बॉडी, कॉजल बॉडी का पता है, तो इसका मतलब हमारी कॉन्शियसनेस एक्सपैंड हो रही है, वो विकसित हो रही है हमारी कॉन्शियसनेस। तो उसको बोला है द इनसाइड। तो इस प्रकार से फिजिकल, एस्ट्रल, कॉजल और कॉन्शियसनेस, ये चारों मिलके इंटीग्रेशन, एक गुथी हुई है एक दूसरे के साथ। ये हमारे सारे शरीर एक दूसरे के साथ गुथे हुए हैं और ये इकट्ठे मिलके ही इंटीग्रेशन के रूप में ही काम करते हैं। तो अब जो कॉजल सेरिब्रोस्पाइनल चैनल्स बोले हैं कि हम ये देखें कि जैसे एस्ट्रल बॉडी के चैनल्स होते हैं, 7 चक्र हैं, ऐसे ही ब्रह्म नाड़ी के भी चक्र होते हैं और वो चक्र हमें पता नहीं होते। इसीलिए कई बार मैं सोचती हूँ कि पत्री जी से जब हम पूछते थे कि अच्छा चक्रास के बारे में हमें बताओ, तो कहते कोई चक्रा वक्रा नहीं, बेकार की बातें मत किया करो। तो हमें लगता था कभी तो चक्रों की बातें करते हैं, हमें चक्र समझाते हैं, और कभी कहते हैं किस लिए बातें करें, कोई चक्र नहीं होता, भूल जाओ इन चक्र, ऐसे बोलते थे। तो आज ये बात समझ आई कि जो चक्रास है वो हमारी एस्ट्रल बॉडी का हिस्सा है, लेकिन जो कॉजल बॉडी है वहां पे तो चक्रास होते नहीं, वहां पे तो सिंपल चक्रास का सूक्ष्म स्वरूप प्रकट होता है, बस वहां पे कुछ है ही नहीं, वहां पे सिर्फ कॉन्शियसनेस है। तो अब वो किस लेवल पे बोल रहे होते थे हमें खुद नहीं पता होता है ना। पहले तो ये कहते थे चक्रास के, चलो मैं तुम्हें सेवा बताता हूँ, चक्रास की सेवा क्या होती है। तो वो कहते थे कि किसी को खाना खिलाते हो तो आपकी ईगो खत्म होती है, आपका नेवल चक्र जो है, मणिपुर चक्र विकसित होता है, सोलर प्लेक्स। वो ऐसे बताते थे सेवा कि अगर तुम किसी को खाना खिला रहे तो इसका मतलब तुम्हारा नेवल चक्र विकसित हो रहा है। इधर जो एस्ट्रल बॉडी की भी बात बताते थे कि अच्छा तुम्हें अगर अपने उस मणिपुर चक्र को विकसित करना है
तो तुम ऐसे सेवा करके विकसित कर सकते। तुम्हें अगर विशुद्धि चक्र को विकसित करना है तो सत्य बोलो, जितना आता है उतना बोलो, फालतू की बकवास बातें मत करो, ऐसे बोलते थे। तो हमें समझ नहीं आता था, फिर हम कहते थे थोड़ा और विस्तार से बताओ, तो फिर बोलते थे कोई चक्र वक्र नहीं, ये बेकार की बातें मेरे से किस लिए पूछते हैं, ऐसे बोलते। तो फिर हमें ये नहीं बात समझ आती थी कि वो भी कॉजल बॉडी के लेवल पे पहुंच गए हैं। तो अब ये बात समझ आ रही है कि जैसे जैसे हम योग परंपरा में जाते हैं और उस योग विद्या को सीखते हैं, योग विद्या को सीखते हैं, तो उस विद्या में अलग अलग शरीरों के हिसाब से अलग अलग पाथ है, यानी कि रास्ता है। तो ये तीनों जो शरीर हैं ये पैरेलली काम करते हैं, है ना। तो आज हम शायद इतना ही करते हैं, क्योंकि और थोड़ा सा और आगे गहरा है और